Good morning everyone. Up to now, what we have discussed, we are discussing about the sex determination process. Understood here? Key, that is, in the process of sex determination, we see two types of heterogamy. Means one is the male heterogamy, in which XO and XY type of sex determination is there, and the other one is the female heterogamy, in which ZW type of sex determination is there. XO and XY type of sex determination is seen in sex and humans, whether the Z and W type of sex determinants female heterogamity is shown in by the birds. अंडरस्टूड अप टू ये अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस के बारे में जाना कि दो तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस होते हैं. कौन से? पहला एक मेल हेटेरोगैमेटी जिसमें XO और XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन आता है, और दूसरा जो था दैट इज द फीमेल हेटेरोगैमेटी जिसमें ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हमने देखा. बट आफ्टर टॉकिंग अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस we have to move forward on the topic of sex determination in humans. हमने सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस तो पढ़ लिया, लेकिन उसके साथ साथ हमें सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस को ह्यूमंस में भी पढ़ना है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस. As you all know very well that there are only two sexes which are found in human beings, that is the male and the female. आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि मेल और फीमेल दो ही तरह के सेक्सेस पाए जाते हैं ह्यूमंस में. तो along with the autosomes, males have XY type of sex. Males and females means humans में XY type of sex determination देखने को मिलता है, जहां मेल के पास ऑटोसोम के अलावा एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है, और फीमेल के पास एक पेयर ऑफ X क्रोमोसोम होता है along with the ऑटोसोम्स. ऑटोसोम्स के अलावा मेल के पास कौन कैसा सेक्स क्रोमोसोम होगा? एक X सेक्स क्रोमोसोम होगा और दूसरा Y सेक्स क्रोमोसोम होगा. बट डिसाइड इफ वी टॉक अबाउट द फीमेल्स, अगर हम फीमेल्स की बात करें, उनमें भी ऑटोसोम्स के बाद 23 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स के बाद एक X क्रोमोसोम, एक पेयर ऑफ X क्रोमोसोम्स पाया जाता है. इसीलिए जब हमने इनहेरिटेंस चैप्टर में पढ़ा, अगर हम क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, अगर इन दोनों में हम क्रॉस करवाएं तो इनमें इसका कैसा गैमेट मिलेगा? इसका एक गैमेट में X मिलेगा, दूसरा Y मिलेगा, और फीमेल से हमें दोनों गैमेट जो मिलेंगे वो XX मिलेंगे. तो अगर एक क्रॉस करवाते हैं तो एक क्या फॉर्म होगा? XX फॉर्म होगा, XX फॉर्म होगा, XX फॉर्म होगा, XY. मींस 50-50% चांस है. दो अगर 4 स्प्रिंग्स यहाँ हो रहे हैं तो एक दो का जीनोटाइप XX होगा. अंडरस्टूड? मींस 2 चाइल्ड फीमेल होंगे और 2 चाइल्ड मेल होंगे. तो हमारे इंडिया में एक बहुत ही बुरी कंडीशंस है फॉर द चाइल्ड बर्थ के लिए, जो फीमेल्स को दोष दिया जाता है कि वहाँ क्यों? क्योंकि उन्हें दोषी माना जाता है कि बिकॉज दे आर गिविंग द गर्ल चाइल्ड. बट इट इज नॉट देयर. ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है. द होल द पर्सनैलिटी which is belonging for a girl child or a boy child is only depend on the males. वो सिर्फ और सिर्फ मेल्स पे डिपेंड करते हैं कि वो गर्ल चाइल्ड आ रही है या बॉय चाइल्ड आ रहा है. वो किस पे डिपेंड करता है? वो मेल्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि फीमेल्स के पास दोनों सेम क्रोमोसोम है. हेमोजाइगस कंडीशन देखने को मिलती है, लेकिन मेल्स के पास हेटेरोजाइगस कंडीशन देखने को मिलती है. इसीलिए मेल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड के सेक्स के लिए कौन जिम्मेदार होता है? मेल्स जिम्मेदार होते हैं. और इसी प्रोसेस को, ये जो XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, इसी को हम XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं, जहां इसी को हम मेल हेटेरोगैमी कहते हैं, क्योंकि यहाँ मेल्स के पास हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि फीमेल्स के पास होमोजाइगस क्रोमोसोम्स होते हैं. और वहीं फीमेल हेटेरोगैमिटी की बात करें तो वहाँ फीमेल्स के पास हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम्स होते हैं, बस मेल के पास होमोजाइगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस. अभी तक तो हमने ये टॉपिक्स किए, डिस्कशंस किए, किसमें थे? हमने सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ा, और उसी के साथ साथ हमने सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस को ह्यूमंस में भी जान लिया. ठीक है, कि ह्यूमंस में हम सेक्स को कैसे डिटरमाइन करते हैं.
So after this, here is the topic in your book, that is the mutation. अब हमें किस पे डिस्कस करना है? अब हमें एक न्यू टॉपिक पे डिस्कस करना है जिसका क्या नेम है? दैट्स नेम एज द म्यूटेशन. अब अगर म्यूटेशन पढ़ना तो म्यूटेशन है क्या? Mutation is a phenomenon which results in alternation of DNA sequences and consequently results in changes in the genotype and the phenotype of an organism. ये म्यूटेशन प्रोसेस क्या है? म्यूटेशन प्रोसेस एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है. जनरेशन एक डीएनए है. मीन्स डीएनए में कुछ अल्टरनेशन होते हैं, कुछ चेंजिंग्स होती हैं, उनके सीक्वेंस में कुछ फेरबदल होता है, उनके सीक्वेंस में भी कुछ चेंजिंग्स आती हैं और उन्हीं चेंजिंग्स के बेसिस पे जो जीनोटाइप और फिनोटाइप होते हैं ऑर्गेनिज्म के वो भी चेंज हो जाते हैं और उसी प्रोसेस को हम क्या नेम करते हैं? दैट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन. हम उसको म्यूटेशन प्रोसेस का नाम देते हैं. क्यों? म्यूटेशन प्रोसेस में क्या था? फिर से ध्यान दीजिए, म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आज के समय में जो कोरोना वायरस पूरा फैला हुआ है, इसमें भी जो डिफरेंट वेरिएंट्स आ रहे हैं, इट इज ऑल्सो ओनली ड्यू टू द म्यूटेशन. ये भी सिर्फ म्यूटेशन की वजह से हो रहा है क्योंकि म्यूटेशन से ही वो अपने न्यू फॉर्म्स को अटेन कर रहा है. तो आप समझ सकते हैं म्यूटेशन क्या है. म्यूटेशन में क्या होता है? जो डीएनए का सीक्वेंस होता है उसमें कुछ अल्टरनेशन हो जाते हैं, कुछ इधर की चीजें इधर उधर अल्टरनेट हो जाती है और उसी से जो जीनोटाइप या फिनोटाइपिक रेशियो होता है, सॉरी रेशियो नहीं, जो जीनोटाइप या फिनोटाइप होता है ऑर्गेनिज्म का वो चेंज हो जाता है, उसमें चेंजिंग्स आ जाती हैं. इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, अगर हम रिकॉम्बिनेशन की ध्यान दें, म्यूटेशन इज अनदर फिनोमेना दैट लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए. रिकॉम्बिनेशन फिनोमेना क्या है? रिकॉम्बिनेशन फिनोमेना हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे. उसमें भी क्या होता है? उसमें भी डीएनए का सीक्वेंस होता है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ चेंजिंग्स आती हैं. फर्दरमोर म्यूटेशन भी कुछ सिमिलर उसी टाइप का है. उसमें भी म्यूटेशन प्रोसेस में क्या होता है? डीएनए में वेरिएशंस आते हैं. ऑर्गेनिज्म के डीएनए में क्या आते हैं? वेरिएशंस मींस बदलाव देखने को मिलते हैं. वन डीएनए हेलिक्स रन्स कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन ईच क्रोमेटिड इन हाईली सुपरकॉइल्ड फॉर्म. फिर क्या बता रहे हैं? आप चैप्टर 6 में पढ़ोगे, ये अभी चैप्टर 6 स्टार्ट हुआ नहीं लेकिन उसमें आप पढ़ोगे जब होगा तो उसमें क्या बताया गया कि डीएनए का जो हेलिक्स होता है वो बहुत ही कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअसली रन करता है क्रोमेटिड के अंदर, एक एंड से दूसरे एंड तक लगातार रन करता है और बहुत ही सुपर कॉइल्ड फॉर्म में होता है. डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आपने सुना होगा. डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है. इसी तरह और भी सुपर कॉइल्ड, बहुत ही ज्यादा कॉइल का फॉर्मेशन रहता है. कॉइल फॉर्म में हमें जो डीएनए होता है वो कहाँ? क्रोमेटिड के अंदर फ्रॉम वन लेंथ टू अदर, एक लेंथ से दूसरे लेंथ तक फैला होता है, हमें देखने को मिलता है. Therefore, loss, deletion or gain, insertion of a segment of DNA results in the alternation of chromosome. और इसी वजह से सब डीएनए में से कोई भी चीज़ बाहर निकाली जाएगी या कोई भी चीज़ ऐड की जाएगी तो ये क्या होगा? ये उसमें चेंजिंग कर देगा, वो उसमें वेरिएशंस ला देगा और उससे क्या होगा? जो क्रोमोसोम है वो अल्टर कर जाएंगे, उनमें क्रोमोसोम्स में अल्टरनेशन प्रोसेस हो जाएगी और इसीलिए जीन्स आर नोन एज located on chromosome. Alternation in chromosomes result in the abnormalities or aberrations. और जैसा कि हम जानते हैं जीन्स कहाँ पाई जाती हैं? क्रोमोसोम्स में पाई जाती हैं. अगर क्रोमोसोम्स में अल्टरनेशन होगा तो उससे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे क्या हो सकता है? एबरेशंस या एबनॉर्मलिटीज, मीन्स कुछ एबनॉर्मलिटीज उसके ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जनरेट हो सकती हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन. क्रोमोसोमल एबरेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर. क्रोमोसोम्स में जो एबरेशंस होते हैं वो ज़्यादातर इसमें कैंसर सेल्स में देखने को मिलते हैं. इन द एडिशन टू द अबव द म्यूटेशन आल्सो अराइज ड्यू टू द चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए. और तो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा डीएनए में ही चेंज हो. डीएनए की एक बेस पेयर में भी अगर चेंज होगा तो उससे भी हम म्यूटेशन प्रोसेस के ही नाम से जानते हैं और उस प्रोसेस को हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं. अगर पूरे डीएनए में चेंज हो रहा है तो म्यूटेशन है, डीएनए में एक पार्ट में भी चेंज हो रहा है तो वो भी म्यूटेशन है. लेकिन अगर डीएनए के सिर्फ एक बेस पेयर में चेंज हो रहा है तो उसे हम पॉइंट म्यूटेशन के नाम से जानते हैं. ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ सच ए म्यूटेशन इज सिकल सेल एनीमिया. और इसका सबसे अच्छा सिकल सेल एनीमिया एग्जांपल है, डिजीज है जिसके बारे में अभी आगे हम पढ़ेंगे, हम आगे आपको डिस्कस करेंगे. उसके साथ सिकल सेल एनीमिया होता क्या है और क्या कैसे होता है वो सब हम बताएंगे, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट. बट ये जो पॉइंट म्यूटेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? सिकल सेल एनीमिया. Deletion and insertions of base pairs of DNA causes frame shift mutation.
और इसी वजह से जब डीएनए के फ्रैगमेंट्स में से कुछ डिलीट होता है, मीन्स कुछ हटाया जाता है या कुछ जोड़ा जाता है, कुछ इंसर्ट होता है, तो उससे क्या होता है, उससे एक डीएनए में चेंज आता है, उसे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन एट दिस लेवल। और तो म्यूटेशन जो है ये इतना ब्रॉड मैकेनिज्म है कि हम इसी पॉइंट पे हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते। ये इतना वैलिड स्कोप है इसका, म्यूटेशन का इतना बड़ा स्कोप है कि इनसे लाइटली नहीं ले सकते और एक छोटे से पॉइंट पे इसको कंप्लीट डिस्कस हम नहीं कर सकते। हाउएवर देयर आर मेनी केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स दैट रिड्यूस म्यूटेशन। और तो और हमारे इन्वायरमेंट में अगर म्यूटेशन है, मीन्स पॉजिटिव चीज़ें हैं तो उसका, अगर निगेटिव चीज़ें हैं तो उसको रोकने के लिए पॉजिटिव चीज़ें मौजूद हैं। अगर म्यूटेशन प्रोसेस है तो उसको रोकने के लिए केमिकल या फिजिकल फैक्टर्स भी हैं जिससे जो म्यूटेशन को रोक सकते हैं और उन्हें हम म्यूटाजेंस के नाम से जानते हैं और दे आर रिफर्ड एज म्यूटाजेंस। यूवी रेडिएशन कैन कॉज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, इट इज ए म्यूटाजेन। और म्यूटाजेन क्या है? म्यूटाजेन वो फैक्टर्स हैं जो म्यूटेशन को कॉज करते हैं, जैसा कि यूवी रेडिएशन से क्या होता है, यूवी रेडिएशन से या एक्स रेज को ले लीजिए, ये सब क्या करती हैं, बॉडी में म्यूटेशन प्रोसेस को करती हैं और ये क्या है, ये एक अच्छा एग्जांपल है म्यूटाजेन का। आफ्टर टॉकिंग अबाउट द म्यूटेशन, अब ये तो हो गया म्यूटेशन के बारे में, ठीक है। म्यूटेशन के बाद क्या आता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। मीन्स अभी तक तो हमने जेन्स से रिलेटेड, क्रोमोसोम से रिलेटेड बातें की, उसमें हमने इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा, इनहेरिटेंस इज 1 जीन 2 जीन और विद एनिमल्स में भी इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा। लेकिन अब उससे रिलेटेड जो डिजीजेस हो जाती हैं, मीन्स जो हमने म्यूटेशन भी उसमें इंक्लूड किया, म्यूटेशन से कभी कभी कोई म्यूटाजेंस के इंसर्ट होने से हमारे बॉडी में डीएनए से डीएनए में एडिशन होगा, इंसर्शन होगा या डिलीशन होगा, उससे जो डिजीजेस या जो एबनॉर्मलिटीज उन्हें हम अब जानेंगे। उन्हें हम किस टॉपिक में जानेंगे? वी आर गोइंग टू नो अबाउट दिस इन द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। उन्हें किसके अंदर रखा गया है? उन्हें जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर रखा गया है कि कैसे जो जीन्स में चेंजिंग हो जाती हैं, उनसे जो जेनेटिक डिसऑर्डर, जो एबनॉर्मलिटीज होती हैं, उन्हें हम जानेंगे। उसमें पहला है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्या है? ये एक जीन मैप है या ट्री मैप है जिसमें हम पूरी फैमिली को शो कर सकते हैं। द आइडिया दैट डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड हैज बीन prevailing in the human society since long. This was based on the heredity of some certain characteristic features in families. जो ये हेरिडिटी, ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ये जरूरी नहीं कि बाहर से ही आए। ये हो सकता है कभी कभी क्या होता है, ये कैरेक्टर्स हेरिडिटी हो जाती है, मीन्स वंशानुगत हो जाता है। अगर किसी के पेरेंट्स होगा तो उनसे चिल्ड्रन में आएगा, चिल्ड्रन के चिल्ड्रन में आएगा, ऐसे ट्रांसफर होता जाता है। इस तरह की जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हमें देखने को मिलेंगे और एक कई फैमिलीज में हमें देखने को मिल सकते हैं। आफ्टर द rediscovery of Mendel's work, the practice of analyzing inheritance pattern of traits in human beings began. जब मेंडल के वर्क को दोबारा पढ़ा गया कि मेंडल ने कैसे इनहेरिटेंस को समझा था, उसको कैसे इन्वॉल्व किया था, फिर उसी मेथड पे फिर ह्यूमन बींग्स पे भी इनहेरिटेंस के प्रोसेस को, उसने जो इनहेरिटेंस पैटर्न निकाला था उसे ह्यूमन बींग्स पे भी किया गया एक्सपेरिमेंट। सिंस इट इज एविडेंट दैट कंट्रोल कॉसेस दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन पी प्लांट और सम अदर ऑर्गेनिज्म। और ये देखा गया था, क्या देखा गया था कि कंट्रोल प्रोसेस दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन द प्लांट और अदर ऑर्गेनिज्म आर नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो एक्सपेरिमेंट या जो हमने कंट्रोल प्रोसेस कर लिए थे प्लांट्स में या दूसरे ऑर्गेनिज्म में, इंसेक्ट्स में, वैसा ह्यूमन बींग्स में पॉसिबल नहीं है। क्यों? हमने मेनली दो चीज के एग्जांपल्स पढ़े, एक बी प्लांट का, दूसरा ड्रोसोफिला मेलनगास्टर का। इस पे हमने डिजायर कैरेक्टर से क्रॉस करवाया, मीन्स हमें जो चाहिए था उस तरह ही क्रॉस करवाया, लेकिन ह्यूमन बींग्स में पॉसिबल नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट है, नॉट पॉसिबल इन द ह्यूमन बींग्स। स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव। और इसके लिए एक मेथड निकाला गया, इसका एक बीच का रास्ता निकाला गया। क्या निकाला गया कि अगर हम इनहेरिटेंस को पढ़ना चाहते हैं फिर हमें फैमिली हिस्ट्री को एनालाइज करना पड़ेगा। मीन्स फैमिली में किसी की फैमिली की हिस्ट्री, मीन्स आपके दादा, आपके परदादा, उनके भी दादा, उनके भी पापा, उनके जैसे जो जनरेशन चली आई है उसको स्टडी करने के लिए सोचा उन्होंने। और फिर क्या किया, उन्होंने स्टडी किया, फिर उनको कोई डिजीज थी तो उन्होंने देखा कि वो उनके बेटे को भी हो रही, फिर उनके बेटे के बेटे को, बेटे के बेटे को, ऐसे वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रही है, वो हेरिडिटी
शो कर रही है। और इसी तरह के अल्टर जो ये ट्रेट एनालिसिस हुआ था, ये जो मेथड एनालिसिस हुआ था जिसके वजह से हम इनहेरिटेंस पढ़ पा रहे थे फैमिलीज में, उसी को हम पेडिग्री एनालिसिस के नाम से जानते हैं। इन पेडिग्री एनालिसिस ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ अ पार्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ओवर जनरेशंस। और ये पेडिग्री एनालिसिस में क्या होता है, पेडिग्री एनालिसिस में अगर कोई ट्रेट दिखाई पड़ता है, फैमिली में कोई ट्रेट या कोई डिसऑर्डर देखने को मिलता है, तो उसे फैमिली ट्री उसके द्वारा बनाया जाता है, उससे फिर जनरेशन टू जनरेशन देखा जाता है, एक्सपेरिमेंट किया ऑब्जर्व किया जाता है कि वो क्या जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है। In human genetics, pedigree study provides a strong tool which is utilized to trace the inheritance of a specific trait, abnormality or disease. और ह्यूमन जेनेटिक्स में ये पेडिग्री बहुत ही हेल्पफुल है। किस मायने में? ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है जिससे हमें पता चलता है कि किसी भी स्पेसिफिक ट्रेट का इनहेरिटेंस में मीन्स क्या कोई एबनॉर्मेलिटी या कोई डिजीज ट्रांसफर हो रही है या नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, उसमें हमें पता चलता है। Some of the important standard symbols used in the pedigree analysis, और द पेडिग्री एनालिसिस को पढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स का यूज किया जाता है जिसे हम अभी बोर्ड पे देखेंगे। एंड द सिंबल्स व्हिच आर यूज्ड इन द पेडिग्री एनालिसिस आर हियर। अगर एक स्क्वायर शो होता है तो वो रिप्रेजेंट करेगा मेल को, एक सर्कल शो होगा तो वो फीमेल को। अगर इस तरह का स्क्वायर है, मिस रैम्बॉइड स्क्वायर अगर शो होता है तो वो किसको शो करता है? ये सेक्स अनस्पेसिफाइड, मींस उस ऑर्गेनिज्म का सेक्स अनस्पेसिफाइड है, वो चाइल्ड को शो कर सकता है। अगर ये तीनों कलर्ड होंगे, अगर मीन्स ऐसा कलर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा तो मीन्स वो अफेक्टेड इंडिविजुअल है। अगर दो एक स्क्वायर और एक सर्कल के बीच में एक लाइन है तो वो मेटिंग को शो करेगा। अगर वहीं पे डबल लाइन तो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, मीन्स उनकी शादी किससे? वो रिलेशन में थे, रिलेटिव्स थे और वो शादी हो गई, रिश्तेदारों में ही शादी हो गई। और इस तरह का जो ग्राफ शो होता है तो मीन्स ये पेरेंट्स थे और नीचे उनके ऑफ स्प्रिंग चिल्ड्रेन जो बेबी उन्होंने बर्थ की तो उनके सिंबल्स हैं। अगर ऐसे शो होता है और नीचे का एक डायग्राम कलर हो जाता है तो ये क्या शो करेगा कि पेरेंट और मेल, दोनों पेरेंट्स के पास एक मेल चाइल्ड है और वो अफेक्टेड है किसी डिजीज से। अगर इस तरह का 5 सिंबल्स मींस अनअफेक्टेड, उनमें डिजीज कोई भी अफेक्टेड डिजीज नहीं थी और इस तरह के 5 ऑफस्प्रिंग को हम शो कर सकते हैं। As you studied in this chapter, each and every feature in an organism is controlled by one or the other gene located on the DNA present in the chromosome. हमने अभी तक क्या हमने ये जाना है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई कैरेक्टर किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? जीन द्वारा। और जीन कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम पे पाया जाता है। डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और इसीलिए डीएनए को क्या माना जाता है? डीएनए को कैरियर माना जाता है। डीएनए ही एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर करता है। इट इज हेंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर विदाउट एनी चेंज थ्रू अल्टरनेशन। और इसीलिए क्या? विदाउट अल्टरनेशन, बिना अल्टरनेशन प्रोसेस की ये डीएनए क्या होता है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर किया जाता है। हाउएवर चेंजेस और अल्टरनेशन डू टेक प्लेस ऑकेजनली, लेकिन हो सकता है कि जो चेंजेस या अल्टरनेशन होते हैं डीएनए में ये ऑकेजनली कभी कभार हो जाते हैं। मीन्स एट द टाइम कोई फिक्स नहीं कि हो ही जाएंगे, लेकिन हो जाते हैं। सच एन अल्टरनेशन और चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज रिफर्ड टू एज म्यूटेशन। और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जो ऑकेजनली हो जाते हैं उन्हें हम म्यूटेशन कहते हैं। एंड ए नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद द इनहेरिटेंस ऑफ चेंज और अल्टर्ड जीन और क्रोमोसोम। और उसी बेसिस पे जो अल्टरनेशन या डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, मीन्स इनहेरिटेंस में कोई चेंज हो जाए या अल्टरनेशन हो जाए जीन्स में या क्रोमोसोम्स में, उसी के बेसिस पे ह्यूमन बींग्स में ढेर सारे डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं। और उसमें उसे 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन सा? हमने पेडिग्री एनालिसिस के बारे में जान लिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? हमें मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना है, जो किस पे बेसिस हैं? विच आर बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन, जो म्यूटेशन प्रोसेस पे बेस्ड होते हैं। अंडरस्टूड हियर? अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? अब हमें जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होंगे उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हम हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से। तो उसमें हमें पहला कौन सा स्टडी करना है? वी हैव नीड टू स्टडी अबाउट द मेंडेलियन। ठीक है, 2 तरह के डिसऑर्डर्स होंगे। कौन कौन से? एक मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो हमें मेंडेलियन डिसऑर्डर को भी डिस्कस करना है।
क्या है मेंडेलियन डिसऑर्डर? ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर्स में भी ग्रुप्ड इनटू टू। क्या बताया हमने? बताया ना कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कैसे? पहला मेंडेलियन और दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन ए सिंगल जीन। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है उसके अंदर जो डिसऑर्डर्स हैं वो जनरली किसके बेसिस पे है? एक ही जीन में अल्टरनेशन हुआ है, उसी के बेसिस पे मेंडेलियन डिसऑर्डर को रखा गया है। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या हुआ है? एक ही जीन पे म्यूटेशन हुआ है या अल्टरनेशन की प्रोसेस हुई है। These disorders are transmitted to the offspring on the same line as we studied in the principle of inheritance. और ये डिसऑर्डर भी इनहेरिटेंस द्वारा किसमें? ऑफ स्प्रिंग में उसी तरीके से ट्रांसफर किए गए विद द हेल्प ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स की मदद से देखा गया है कि वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहे हैं। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड इन ए फैमिली। और इस तरह की जो ये डिसऑर्डर्स हैं किसी भी फैमिली में हम पेडिग्री एनालिसिस द्वारा उसको हम देख सकते हैं, उसे हम ट्रेस कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन एंड प्रिविलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर हीमोफीलिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड फिनाइलकीटोनुरिया, थैलेसेमिया एक्सेट्रा। और जो मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर जो डिजीज आते हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे कौन से डिजीज हो गया? जैसे कि हो गया हीमोफीलिया हो गया, या सिस्टिक फिब्रोसिस हो गया, या सिकल सेल एनीमिया हो गया, या कलर ब्लाइंडनेस हो गया, फिनाइलकीटोनुरिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया। कौन से डिजीज हैं? ये सब अंडर द कैटेगरी ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में आते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट सच मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। और तो इन डिसऑर्डर्स के पढ़ने के साथ साथ, इन डिसऑर्डर्स के बारे में जानने के साथ साथ हमें ये भी जानना जरूरी है कि ये डिसऑर्डर्स कौन से कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। मीन्स ये डोमिनेंट नेचर को शो कर रहे हैं या रिसेसिव नेचर को शो कर रहे हैं। By pedigree analysis, one can easily understand whether the trait is dominant or recessive। और हम ये वो डोमिनेंट नेचर का है या रिसेसिव नेचर का हम कैसे जान सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस को सर्टिफाई करके हम ये बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि जो डिसऑर्डर है वो रिसेसिव है या डोमिनेंट है। Similarly, the trait may also be linked with to the sex chromosome in the case of hemophilia। और तो और क्या होता है? उसी तरह जैसे कि सेक्स लिंक डिजीज होती हैं, उसी तरह ये जो डिसऑर्डर्स हैं वो सेक्स क्रोमोसोम से बेसिस पे भी हो सकते हैं। जैसे कि जो हीमोफीलिया डिजीज है, डिसऑर्डर है मेंडेलियन का, वो किसके बेसिस पे है? ये सेक्स लिंक हार्मोन के सेक्स क्रोमोसोम के डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम पे असर होता है। इट इज एविडेंट दैट द एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट शोज ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी। और इसमें क्या देखा गया है? ये प्रूफ है इसका कि जो एक्स लिंक रिसेसिव होता है, जो एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है वो किसके द्वारा ट्रांसफर होता है? वो कैरियर फीमेल, उसमें जो फीमेल होती है वो कैरियर होती है और वो किस पे ट्रांसफर होता है? वो मेल प्रोजेनी को ट्रांसफर होते देखा गया है। ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेडिग्री इज शोन फॉर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है डायग्राम की मदद से पेडिग्री में कि कौन सा रिसेसिव है कौन सा डोमिनेंट है। हम इस डायग्राम के विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम हम डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट को समझ सकते हैं। डोमिनेंट ट्रेट क्या है? अगर डोमिनेंट ट्रेट की बात करें तो इसमें देख रहे हैं, इसमें जो पेरेंट है वो भी अफेक्टेड है, तो उनके अफेक्शंस चिल्ड्रंस में, इवन और उनके सब चिल्ड्रंस में, सब ऑफस्प्रिंग्स में भी देखने को मिलते हैं। मीन्स उनका जो खुद का चाइल्ड है वो भी अफेक्टेड हमें देखने को मिलता है। और तो और अगर उनके चाइल्ड से मेटिंग होकर जो उनके चाइल्ड्स होते हैं, मीन्स उनको समझ लीजिए जैसे कि पोते या नातिए में जो होते हैं उसमें भी अफेक्टेड देखने को मिल गए हैं। ये शो करता है कि डोमिनेंट है, क्योंकि इनके पेरेंट्स में भी था, फिर इंडिविजुअल्स में भी हो गया, और फिर इंडिविजुअल्स में ऑफस्प्रिंग्स में भी देखने को मिला। बट इफ यू टॉक अबाउट द रिसेसिव ट्रेट, अगर हम रिसेसिव की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो जो पेरेंट इंडिविजुअल है उसमें कोई डिजीज नहीं है, ठीक है, लेकिन जो इंडिविजुअल्स पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें अफेक्टेड पर्सन्स देखने को मिले हैं, और अफेक्टेड पर्सन्स उनके ऑफस्प्रिंग्स में भी देखने को मिले हैं। मीन्स पेरेंट्स सेफ हैं, पेरेंट्स में कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके चाइल्ड्स में म्यूटेशन प्रोसेस हो गई होगी, और म्यूटेशन के बाद उनके जो ऑफस्प्रिंग्स थे, मीन्स उनका ऑफस्प्रिंग में म्यूटेशन से वो अफेक्टेड हो गए, और फिर उनके जो ऑफस्प्रिंग्स थे वो भी अफेक्टेड नेचर को शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो मेन पेरेंट है वो अफेक्टेड नहीं। तो इस तरह के ट्रेट को हम रिसेसिव ट्रेट के नाम से जानते हैं।
ठीक है। आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट दिस, ये तो हमने पेडिग्री एनालिसिस के बारे में पढ़ लिया, मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ लिया। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को जानने के बाद हमें मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपकी बुक में 3 डिजीजेस के बारे में पढ़ना है। पहला हीमोफीलिया, दूसरा सिकल सेल एनीमिया और तीसरा जो है वो फेनाइलकेटोन्यूरिया। तो आज हम हीमोफीलिया से स्टार्ट करते हैं। हीमोफीलिया क्या है? दिस इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज which shows its transmission from unaffected carrier female to the sum of male progeny has been widely studied। इसमें क्या होता है? ये हीमोफीलिया क्या है? ये सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है। क्या है? ये रिसेसिव ट्रेट में है। इसमें क्या होता है? इसमें देखा गया कि अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल, जो फीमेल होती है वो कैरियर होती है लेकिन उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो अनअफेक्टेड होती है, उससे ये सब ट्रांसफर होते हैं। ये किससे? ये ट्रांसफर हो जाते हैं मेल प्रोजेनीज में, मेल प्रोजेनीज में ट्रांसफर होते हैं और इसको स्टडी भी किया गया है। और इन दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ द कैजुअल कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। क्या होता है इस डिजीज में? इसमें क्या होता है इस बीमारी में? एक सिंगल प्रोटीन जो होता है, जो ढेर सारे कैस्केड ऑफ प्रोटीन, मतलब एक बंच ऑफ प्रोटीन को हम कैस्केड ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, उसमें से एक सिंगल प्रोटीन क्या करता है? वो इन्वॉल्व हो जाता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। और फिर ड्यू टू दिस एन इंडिविजुअल ए सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। और इसकी वजह से क्या होता है? उसके अफेक्शन की वजह से अगर उस इंडिविजुअल को, हीमोफिलिक पर्सन को अगर हल्का सा कट भी लग जाए तो उसका ब्लड रुकना ही नहीं बंद होगा, रेगुलर ब्लीडिंग, बहुत ही एनॉर्मस ब्लीडिंग होती रहेगी। द हेटेरोजाइगस फीमेल कैरियर फॉर हीमोफिलिया में ट्रांसमिट द डिजीज टू सन। इसमें क्या होता है? जो हेटेरोजाइगस फीमेल होती हैं ये कैरियर होती हैं, उन अफेक्टेड नहीं होती लेकिन कैरियर होती है, उसको कैरी करके किसको ट्रांसफर करती हैं? अपने सन्स को, मीन्स मेल प्रोजेनी को ट्रांसफर कर देती हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ ए फीमेल बिकमिंग ए हीमोफिलिक is extremely rare because mother of such female has to be at least carrier and the father should be hemophilic। अगर वही बात करें कि पॉसिबिलिटी है कोई फीमेल चाइल्ड उससे अफेक्ट हो जाए तो ये बहुत ही रेयर चांस है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, मोस्टली जो फीमेल होती है, मीन्स जो मदर होती है वो कैरियर होती है। अगर उस मदर के साथ कैरियर, अगर उसका मेल जो है मीन्स उसके फादर होंगे वो हीमोफिलिक होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है कि जो फीमेल चाइल्ड हो वो इससे अफेक्टेड हो। The family pedigree of Queen Victoria shows a number of hemophilic descendants as she was a carrier of the disease। और ये किसमें देखा गया है? जो क्वीन विक्टोरिया की फैमिली है उनके पेडिग्री एनालिसिस से पता लगा है कि वो क्या है? वो हीमोफिलिक कैरियर हैं। जो हीमोफिलिक स्टेज है हीमोफीलिया का, वो कैरियर है और उनमें कई स्टेजेस में, कई डिसेंडेंट्स में उनकी ये डिजीज देखी गई है। द नेक्स्ट वन इज द अप टू नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज हमने सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में जाना। द सेकंड पॉइंट इज ऑफ म्यूटेशन के बारे में जाना, म्यूटेजेंस के बारे में जाना। अलॉन्ग विद दैट पेडिग्री एनालिसिस के बारे में पढ़ा हमने, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा। और मेंडेलियन डिसऑर्डर में हमने एक डिजीज के बारे में आज स्टडी किया है विच इज नोन एज द हीमोफीलिया। आज हमने हीमोफीलिया डिजीज के बारे में स्टडी किया है, जो क्या है? जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, जो किसमें देखा गया है? प्रोमिनेंटली क्वीन विक्टोरिया के फैमिली में पेडिग्री एनालिसिस द्वारा देखा गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।